दिसंबर 2021 के रेफरेंडम के चलते ऑल ऑफ द प्रो इंडिपेंडेंट पार्टीज ऑन द आइलैंड अनाउंस किए कि दैट दे वुड बॉयकॉट द वोट एंड प्रोटेस्ट। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, द रिमेनिंग दैट दे वुड बॉयकॉट द वोट एंड प्रोटेस्ट एज अ रिजल्ट द रिमेन विच फ्रांस चॉइस सिक्योर्ड एन ओवरवेलमिंग 96.5% ऑफ द वोट जो 2021 में हुआ, वाइल सिर्फ 3.5% ऑफ द वोटर्स इंडिपेंडेंस चूज किए। एंड ताजुब का बात यह था कि द वोटर टर्नआउट उस दिन का था मात्र 43.9% ऑफ द आइलैंड। सिंस ऑल प्रो इंडिपेंडेंस पार्टीज जो है बॉयकॉट कर दिए थे इस इलेक्शन को, बट नन ऑफ दैट फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को रोका फ्रॉम विजिटिंग न्यू कैलेडोनिया हिमसेल्फ आफ्टरवर्ड्स, वेयर ही प्रोफाउंडली क्लेम्ड कि 2021 का ये जो वोट हो गया ये कंफर्म कर दिया है कि पूरे न्यू कैलेडोनिया आइलैंड्स के सभी पीपल फ्रेंच के साथ रहना चाहते हैं। वाइल ही फर्दर एम्फसाइज कि जो नया कैलेडोनिया है उसका बहुत ही वाइटल रोल है फ्रांस की जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के लिए इन द इंडो पैसिफिक रीजन, बिकॉज न्यू कैलेडोनिया प्लेसेस सॉवरेन फ्रेंच टेरिटोरी रिलेटिवली नियर बाय टू द साउथ चाइना सी, ताइवान एंड चाइना। वाइल न्यू कैलेडोनिया बोगनविले की तरह इज ऑल्सो रिच इन स्पेसिफिक नेचुरल रिसोर्सेस। जो नया कैलेडोनिया इज होम टू बिटवीन 10 से 25% ऑफ पूरे वर्ल्ड का निकल रिजर्व्स का। निकल एक ऐसा मेटल है जो धीरे धीरे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते जा रहा है बैटरीज के लिए एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। तो फ्रांस का ये जो कंट्रोल ओवर न्यू कैलेडोनिया मेक्स इट द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ निकल इन द वर्ल्ड, रिमेनिंग बिहाइंड जस्ट रशिया, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया। 2021 के कंट्रोवर्शियल रेफरेंडम के बाद फ्रांस अभी भी पब्लिकली ओपन रखा है एक पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर रेफरेंडम ऑन इंडिपेंडेंस जो कि होस्ट होगा न्यू कैलेडोनिया में फिर से। लेकिन जो टाइम स्पैन रखा है इलेक्शन का वो है रखा है 1 or 2 मोर जनरेशंस फ्रॉम नाउ। इन अदर वर्ड्स वो कहना चाह रहा है कि आज से 20-40 साल बाद हम लोग एक अगला रेफरेंडम कर सकते हैं। बट जो वहाँ के प्रो इंडिपेंडेंस पार्टीज इन न्यू कैलेडोनिया के वो लोग सब इस टाइमलाइन को एडमेंटली रिजेक्ट कर चुके हैं। दे आर करेंटली इन द प्रोसेस ऑफ अटेम्प्टिंग टू चैलेंज जो 2021 में रेफरेंडम हुआ इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि हेग में है। बट ये बहुत ही अनक्लियर है कि कोर्ट एक्चुअली इस मामलों को सुनेगा। तो न्यू कैलेडोनिया का जो नियर टाइम फ्यूचर है ऐसा लगता है कि अभी उसको फ्रांस का ही पार्ट रहना होगा, लेकिन एक डिस्टेंट फ्यूचर में रेफरेंडम कभी भी हो सकता है एंड इसके चलते वो आइलैंड के इंडिपेंडेंस भी कभी भी आ सकता है। अगर हम लोग इंडियन पैसिफिक में ही रहे और थोड़ा सा अपने फोकस को जरा सा शिफ्ट करें इन द एरिया ऑफ वेस्टर्न न्यू गिनी, जो वेस्टर्न हाफ ऑफ द आइलैंड है न्यू गिनी का, ये पॉलिटिकली कंट्रोल्ड है इंडोनेशिया के द्वारा। लाइक द अदर हाफ जो आइलैंड का है जो पापुआ न्यू गिनी के अंदर है वो पूरा इंडिपेंडेंट है। वेस्टर्न न्यू गिनी जो इंडोनेशिया के अंदर है ये वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट रिमोट एंड अनडेवलप्ड कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड है 21st सेंचुरी के हिसाब से। एंड ये घर है टू अबाउट 56 लाख पीपल टुडे, लेकिन इसका जो एरिया है ये जापान से भी ज्यादा है। एंड ये वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन्स में आता है। क्योंकि इतना रिमोट क्यों है? क्योंकि इतना माउंटेनियस टेरेन और इतना घना जंगल है कि यहाँ तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। माना जाता है अभी तक वेस्टर्न न्यू गिनी में 40 अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स अभी भी है जिनसे अभी भी पूरा वर्ल्ड में कोई कभी इंटरेक्ट कर ही नहीं पाया है और वो अभी भी प्री हिस्टोरिक में हंटर गैदरर लाइफस्टाइल के फॉर्म में जी रहे हैं। माना जाता है यहाँ 400 लैंग्वेजेस बोले जाते हैं वेस्टर्न न्यू गिनी में और इनका सबसे लार्जेस्ट जो सेटलमेंट है वो है जयपुरा जो कि 3700 किलोमीटर दूर है इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता से। अगर उसको यूरोप के मैप में समझा जाए तो लंदन से आर्मेनिया तक का जो जितना डिस्टेंस है उतना। एज ए रिजल्ट ये लोगों का जो कल्चर और एथनिसिटी है वेस्टर्न न्यू गिनी का बहुत ही डिफरेंट एंड आइसोलेटेड है रेस्ट ऑफ इंडोनेशिया से। एंड वहाँ एक ऑनगोइंग सेपरेटिस्ट मूवमेंट चले आ रहा है फॉर डेकेड्स जब से इंडोनेशिया वो एरिया को फोर्सफुली टेक ओवर किया है। क्योंकि इंडोनेशिया अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था नेदरलैंड्स या डच पीपल से इन अगस्त ऑफ 1945। इसमें इनिशियली वो इंक्लूड नहीं किया था वेस्टर्न हाफ ऑफ न्यू गिनी जो उस समय भी डच के कंट्रोल में थे। डच चाहते थे कि वो लोग अपना कंट्रोल रखे उस टेरिटरी पे ओवर वेस्टर्न न्यू गिनी पे एंड इफेक्टिवली उसको टर्न अराउंड कर दे एक सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी ऑफ देयर्स ओनली। बट इंडोनेशिया इस चीज को सीरियसली कंटेस्ट किया एंड फाइट किया। वो बोला कि हम लोग लीगल सक्सेसर है जितना भी डच ईस्ट इंडीज इस एरिया में अपना कॉलोनीज बनाए थे वो हम लोग को मिलना चाहिए, तो वेस्टर्न न्यू गिनी भी हम लोग को क्यों नहीं मिलेगा। तो डेकेड एंड हाफ लेटर 1961 में नेदरलैंड्स या डच प्रिपेयर किया टू ग्रांट वेस्टर्न न्यू गिनी उनका सेपरेट इंडिपेंडेंस, जिसके लिए पहली बार उस रीजन का जो सबसे सिंबॉलिक फ्लैग है मॉर्निंग स्टार फ्लैग को होस्ट किया गया। ये वो सिंबल है जिससे उस समय से लेके आज तक वेस्टर्न पापुआ न्यू गिनी के सारे पीपल बहुत डीपली अटैच्ड है। लेकिन इंडोनेशिया फियर्स ऑपोजिशन किया इस डेवलपमेंट का, जिसके चलते नेदरलैंड और इंडोनेशिया का एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूयॉर्क एग्रीमेंट जो हुआ 1962 में। उस एग्रीमेंट के तहत ये डिसाइड हुआ
हुआ कि इंस्टेड ऑफ वेस्टर्न पापुआ न्यू गिनी एक बार में पूरा इंडिपेंडेंट हो जाए, टेम्पोरली डच वेस्टर्न न्यू गिनी का अथॉरिटी को ट्रांसफर करेंगे टू यूनाइटेड नेशंस एंड देन यूनाइटेड नेशंस फर्दर ट्रांसफर करेगा टू इंडोनेशियन गवर्नमेंट, जो हैंडल करेगा एक सेल्फ डिटर्मिनेशन रेफरेंडम उस टेरिटरी में, जो डिसाइड करेगा उसका फ्यूचर इंडिपेंडेंस क्या होगा। देन वैसा ही हुआ न्यूयॉर्क एग्रीमेंट के बाद, लेकिन इंडोनेशियन गवर्नमेंट जैसे ही अपने अंडर कंट्रोल आया, फोर्सफुली अरेस्ट एंड एग्जाइल करना शुरू कर दिए प्रो इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को एंड लीडर्स जो भी उस टेरिटरी में थे। एंड जब वो फाइनली रेफरेंडम अलाउ किए टेरिटरी में 1969 में, तो रादर देन सबके लिए ओपन करे और 1 वोट पर पर्सन हो, इंडोनेशियन सिर्फ अलाउ किए उनके गिने चुने 1022 लोकल रिप्रेजेंटेटिव जिसको वो हैंड पिक किए थे इस रेफरेंडम के लिए। एंड रिजल्ट वही हुआ, वो लोग यूनानिमसली वोट किए कि वेस्टर्न न्यू गिनी को इंडोनेशिया का पार्ट हो जाना चाहिए। इंडोनेशियन अथॉरिटीज ये आर्ग्यू किए एंड एक्सक्यूज किए क्योंकि द सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वोटिंग वेस्टर्न पापुआ न्यू गिनी के टेरेन में करना एक्सट्रीमली इम्पॉसिबल है ड्यू टू डिफिकल्ट ज्योग्राफिक टेरेन, उसका रिमोटनेस एंड लैक ऑफ डेवलपमेंट इन द रीजन। बट नॉनथलेस क्या हुआ, इसके चलते ये जो इंडोनेशिया का जो जोर जबरदस्ती फ्रॉड हुआ, एक मिलिटेंट प्रो इंडिपेंडेंस मूवमेंट बॉर्न हुआ वेस्टर्न न्यू गिनी में। एंड वो बॉर्न होने के बाद आज तक इवॉल्व कर गया एक फ्री पापुआ मूवमेंट में, एक मूवमेंट आ गया है जो कंटिन्यूसली वायलेंटली फाइट करता है इंडोनेशियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ वेस्टर्न न्यू गिनी। एंड सिंस 2021 में ये मूवमेंट एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में इंडोनेशियन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज की है। इतना की जो 1969 का जो मॉर्निंग स्टार फ्लैग अगर तुम होइस्ट करोगे तो इंडोनेशियन गवर्नमेंट उसको ट्रीजन मान के तुमको 7 से 20 साल तक का सजा सुना सकता है। एंड ये वेस्टर्न न्यू गिनी के टेरिटरी को लेके इंडोनेशियन गवर्नमेंट इतना स्ट्रिक्ट है कि कोई भी फॉरेन जर्नलिस्ट को बोलोगे इस एरिया में घुसने ही नहीं देते, ताकि किसी को रिपोर्टिंग का समय नहीं मिले या कोई बता पाए कि उस जगह पे रियली सिचुएशन है क्या। तो किसी को नहीं पता वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन कभी भी किसी भी वक्त अल्टीमेटली वेस्टर्न न्यू गिनी इवेंचुअली एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो सकता है, जैसे ईस्ट टिमोर इंडोनेशिया से फ्री हो गया था या अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया था 2002 में। और माइट नॉट बी बट एक इधर वे एक आइलैंड टेरिटरी कंट्री है जिसका प्रोबेबिलिटी लॉट मोर है टू इवेंचुअली बिकम इंडिपेंडेंट है, वो है नन अदर देन ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड इज करंटली गवर्नड एज एन ऑटोनोमस टेरिटरी जो बिलोंग करता है टू किंगडम ऑफ डेनमार्क, और ये सेंचुरी से बिलोंग करते आया है सिंस 1840 जब डेनमार्क ग्रीनलैंड को एक्वायर किया फ्रॉम नॉर्वे। सिंस उस समय से डेनमार्क पूरा तरीका से ग्रीनलैंड इनकॉर्पोरेट किया डैनिश स्टेट में इन 1953 जब डेनमार्क ग्रीनलैंड के सारे सिटीजन्स को डैनिश सिटीजनशिप दिया। एंड 1979 में डेनमार्क ग्रांट किया कि ग्रीनलैंड एक रेफरेंडम कर सकता है फॉर होम रूल, दैट वाज अप्रूव्ड व्हाइल अ फर्दर रेफरेंडम कभी होगा जो इंक्रीज करेगा आइलैंड का सेल्फ गवर्नमेंट, वो ग्रांट हुआ 2008 में। एंड वो अप्रूव था बाय 75% ऑफ वोटर्स दैट ट्रांसफर्ड मोस्ट ऑफ द डैनिश गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन ग्रीनलैंड, लिविंग प्रीटी मच सिर्फ ग्रीनलैंड का फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी एंड मॉनिटरी पॉलिसी एंड सिटीजनशिप पॉलिसी अपने हाथ में सिर्फ रखा था डेनमार्क। डिस्पाइट इतना बड़ा ज्योग्राफिक साइज के बावजूद डेनमार्क का पॉपुलेशन मात्र 57,000 है। ये इक्विवेलेंट टू कोई भी स्मॉल आइलैंड कंट्री से भी कम है। 90% ऑफ पॉपुलेशन जो ग्रीनलैंड का है वो एथनिकली इन्यूट पीपल है एंड रिमेनिंग 10% ऑफ जो पीपल है वो डेन्स एंड अदर यूरोपियन एथनिसिटीज से है। जो टर्म्स है 2008 के सेल्फ गवर्नमेंट रेफरेंडम का, उसको ओवरवेलमिंगली अप्रूव्ड हुआ है ग्रीनलैंड में। द आइलैंड वाज आल्सो ग्रांटेड द राइट बाय डेनमार्क टू होल्ड एन इंडिपेंडेंस रेफरेंडम जब भी वो चाहते हैं टू डिटरमाइन द आइलैंड्स अल्टीमेट पॉलिटिकल स्टेटस इन फ्यूचर। इसके बावजूद द लीगल एबिलिटी टू कॉल ए रेफरेंडम दो हैज बीन लॉन्ग ड्यू और बहुत हेजिटेशन होता है ग्रीनलैंड में टू एक्चुअली मूव फॉरवर्ड विद फुल स्केल इंडिपेंडेंस। रादर वो लोग अभी स्टेटस क्यों यानी जैसा चल रहा है डेनमार्क के साथ रिलेशन उसी में रहना चाहते हैं क्योंकि बाबू भैया पैसा। करेंटली डेनमार्क एक जेनरस एनुअल सब्सिडी पैसा भेजता है ग्रीनलैंड को, ज्यादा नहीं $500 मिलियन का पर ईयर, जो कि 20% ऑफ ग्रीनलैंड का एंटायर इकोनॉमी है। एंड ये ग्रीनलैंड के गवर्नमेंट बजट का 50% है। मोर ओवर डेनमार्क के वाया ग्रीनलैंड रेसिडेंट्स यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। तो अगर कभी ग्रीनलैंड डिसाइड करता है कि डेनमार्क से सेपरेट हो जाने का, तो वो लोग अपने आप यूरोपियन यूनियन का सिटीजनशिप खो देंगे, जो नेगेटिवली इफेक्ट करेगा ग्रीनलैंड के इकोनॉमी को। नॉनथलेस सपोर्ट बहुत ज्यादा है इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीनलैंड के लिए, इतना कि जो 2019 में पोल हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन के द्वारा, वहां देखा गया कि ग्रीनलैंड के 67% एडल्ट चाहते हैं कि वो हमारा आइलैंड फुल्ली इंडिपेंडेंट हो जाए एंड 32% ऑफ एडल्ट्स का ये मानना है कि ये अलग होने के बाद वो लोगों की इकोनॉमी और बेटर होगा और लिविंग कंडीशंस और अच्छा होगा। अप्रैल 2023 में ये द मूवमेंट फॉर फुल ग्रीनलैंडिक इंडिपेंडेंस को एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला जब ग्रीनलैंड के पार्लियामेंट अनवील किया अपना पहला
पहला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो वो लोग फ्यूचर में कभी यूज कर पाएंगे जब वो लोग नेगोशिएट करेंगे अपने इंडिपेंडेंस डेनमार्क से। इन द इवेंट कि ग्रीनलैंड कभी होस्ट करे एक रेफरेंडम फॉर इंडिपेंडेंस, तो ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्रेमवर्क रहेगा फॉर फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हमारे इंडिया में हुआ जो B.R. अम्बेडकर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन लाए 1946 में एंड फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में आया। यही कॉन्स्टिट्यूशन ट्रांसफॉर्म करेगा ग्रीनलैंड इनटू इंडिपेंडेंट रिपब्लिक। एंड दो अभी कोई डिस्कशंस टाइमलाइन पे है ही नहीं इंडिपेंडेंस रेफरेंडम का, बट नेक्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन ग्रीनलैंड में 2025 में शेड्यूल्ड है एंड इसका रिजल्ट बता पाएगा कि वेदर इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑन द आइलैंड आगे जाएगा कि वही स्टेटस क्यों रखना है। एंड अगर आगे जाए, इट वोंट बी टेरिबली सरप्राइजिंग कि ग्रीनलैंड एक दिन अपना होस्ट करे एक लीगल रेफरेंडम फॉर इंडिपेंडेंस पास कर दे लॉ को एंड हम लोग को वर्ल्ड का एक नया इंडिपेंडेंट कंट्री मिले।